हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर जो हमारा था उसमें हमने समता अंश पूंजी की लागत ज्ञात करने का तरीका, उसका फॉर्मूला जो था वो हमने देखा और उसके आधार पर हमने एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व की थी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग इन आवर टुडेज लेक्चर, यानी प्रतिधारित अर्जनों की लागत। प्रतिधारित अर्जनों की लागत, इस कंसेप्ट का हम अध्ययन करें और इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करें, उससे पहले सबसे पहले हमें समझना होगा कि प्रतिधारित अर्जन किसे कहते हैं। जब किसी भी कंपनी को लाभ होता है तो वह अपने संपूर्ण लाभ को अपने अंशधारियों में, जो अधिमान अंशधारी हैं, उनको वितरित करने के बाद जो लाभ बचता है, या ऋण पत्रधारियों को उनके ब्याज का भुगतान, अधिमान अंशधारियों को उनके लाभांश का भुगतान करने के पश्चात जो लाभ बचता है, उस संपूर्ण लाभ को वह अंशधारियों में वितरित नहीं करती है, बल्कि अपनी भविष्य की आवश्यकताओं या भविष्य की अनिश्चितताओं कह लीजिए, उसके लिए कुछ भाग रोक कर रख लेती है, रिटेन कर लेती है। उस रोके गए भाग को ही हम क्या कहेंगे? प्रतिधारित अर्जन, रिटेन्ड अर्निंग। अब चूंकि रिटेन्ड अर्निंग जो है वो कंपनी का आंतरिक वित्त का स्रोत है। जब भी कंपनी को वित्त की आवश्यकता होती है, कंपनी इन प्रतिधारित अर्जनों का, जो कंपनी अधिनियम में प्रावधान दिए गए हैं, उन प्रावधानों का पालन करते हुए उन प्रतिधारित अर्जनों को अपनी कंपनी में वित्त के रूप में प्रयोग कर सकती हैं। तो प्रतिधारित अर्जनों का जो उपयोग है वो करने के बदले में उसकी लागत भी ज्ञात करनी होगी कि अगर हम इस अंश, जो प्रतिधारित अर्जन है, इसको हम नहीं रोकते तो अंशधारियों को वितरित कर देते तो उनकी लागत क्या होती। और इस प्रकार यहाँ पर जो दो दृष्टिकोण हैं कि कंपनी के जो दृष्टिकोण से सोचे अपन, तो अर्जन की अंतर्निहित लागत, जो रिटेन्ड अर्निंग है, उसकी अंतर्निहित लागत वो होगी समता अंशधारियों को न वितरित किया हुआ लाभ है, अतः ये समता अंशधारी द्वारा प्रदत्त समता अंश पूंजी के समकक्षी है। जो भाग हमने रोका है वो अंशधारियों द्वारा हमें समता अंश पूंजी जो दी गई हैं उसके इक्विवेलेंट ही इसे माना गया है। इस दृष्टिकोण के अनुसार मामूली समायोजन करते हुए समता पूंजी के लाभांश मूल्य अनुपात एवं वृद्धि विधि से प्रतिधारित अर्जन की लागत परिकलित करनी चाहिए। कैसे ज्ञात करें? कि इसके दो अप्रोच हैं। पहला जो अप्रोच है वो है जो कंपनी के दृष्टिकोण से, कंपनी के दृष्टिकोण से प्रतिधारित अर्जन है, उनकी लागत कैसे ज्ञात की जाएगी। यहाँ पर कहा गया है कि जो समता अंश पूंजी की जैसे हम ज्ञात करते हैं लागत, वैसे ही इसकी लागत भी ज्ञात करनी चाहिए। हमने लास्ट चैप्टर में, जो हमारा लास्ट लेक्चर था, उसमें देखा कि KR कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग इक्वल टू कैसे ज्ञात करनी है कि जैसे समता अंश पूंजी की करते हैं वैसे के वैसे ही इसकी भी करनी है। तो D1 डिवाइडेड बाई P0 प्लस G, एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट। यहाँ पर KR का मीनिंग क्या है? कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। फिर D1 है प्रत्याशित आगामी लाभांश और P0 है समता अंश का वर्तमान बाजार मूल्य था निर्गमन मूल्य। परंतु यहाँ पर हमें ध्यान रखना कि निर्गमन मूल्य में निर्गमन व्यय को नहीं घटाना है। यहाँ पर हम निर्गमन व्यय को लेस नहीं करेंगे। लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने समता अंश पूंजी की लागत ज्ञात करी, तो वहाँ पर यहाँ निर्गमन, जो समता अंश पूंजी का जो बाजार मूल्य था उसमें से, वर्तमान मूल्य था उसमें से निर्गमन व्यय को हम घटाया करते थे, लेकिन यहाँ पर हमें निर्गमन व्यय को नहीं घटाना है। और जी का मीनिंग क्या हो गया? एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट। तो ये तो हैं कंपनी का दृष्टिकोण की कंपनी ऐसे मान के चलती है कि माना कि ये पूंजी हमें समता अंशधारियों द्वारा ही दी गई है, उसमें कुछ एडजस्टमेंट करते हुए जो है इसको अपन ज्ञात करते हैं। अब हम सोचते हैं अंशधारियों के दृष्टिकोण से। अंशधारियों के दृष्टिकोण से कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग KR इक्वल टू क्या होगा? समता अंशधारी ये मानकर चलते हैं कि अगर कंपनी इस पोर्शन को, जो भाग है, इसको रोकती नहीं और वो हमें मिल जाता
और हम उस भाग को ऐसे ही समता अंशों में निवेश करते तो हमें कितना लाभ होता या जो भी लाभांश मिलता वो समता अंशधारियों का या अंशधारियों का दृष्टिकोण है। अतः सैद्धांतिक अध्ययन की दृष्टि से हम मानते हुए यदि लाभांश की आय कर योग्य हो तो लाभांश की आय पर कर चुकाने के पश्चात शेष बची राशि विनियोजन के रूप में उपलब्ध होती हैं। यदि अंशधारी उपलब्ध राशि का विनियोजन दलाल के मार्फत करे तो ऐसे विनियोजन के संबंध में दलाली आदि व्यय घटाने के पश्चात से शुद्ध राशि पुनर्विनियोजन कर आय कमाने के अवसर को खोने के आधार पर प्रतिधारित अर्जन की लागत का परिकलन किया जा सकता है। कहने का अर्थ यह है कि जो कंपनी अगर इस भाग को नहीं रोकती, अंशधारियों को दे देती, तो उनको जो दलाली वापस निवेश करते तो उनको जो दलाली का व्यय चुकाना होता उसको हम लेस कर दे तो जो शेष बचा हुआ भाग है वही पुनर्विनियोजन के योग्य है। उस पुनर्विनियोजन की राशि पर हम जो है रिटर्न ज्ञात करते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा D1 यानी लाभांश की जो राशि है वो 1 - D 1 - B प्लस G डिवाइडेड बाई P0 और प्लस G यहाँ पर हो जाएगा। अब इसको समझते हैं। यहाँ पर KR इक्वल टू क्या है? KR इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। D1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिविडेंड एक्सपेक्टेड फ्रॉम द कंपनीज रिटेन्ड अर्निंग इफ़ नॉट रिटेन्ड बाय द कंपनी। अगर कंपनी उस पोर्शन को नहीं रोकती है तो क्या होगा? दैट पोर्शन विल बी D1। T इक्वल टू पर्सनल इनकम टैक्स, चूँकि हमें जो लाभांश प्राप्त होगा उस पर इनकम टैक्स देना होगा, दैट इज़ T। एंड B इक्वल टू ब्रोकरेज, जो हम दलाली उसको पुनः निवेश करेंगे तो जो हमें दलाली देनी होगी वो, और G एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट, और P0 इज़ बिफोर करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारे पास दो दृष्टिकोण हो गए, एक कंपनी के दृष्टिकोण से प्रतिधारित अर्जनों की लागत, और दूसरा जो है हमारा वो है अंशधारियों के दृष्टिकोण से पर आधारित प्रतिधारित अर्जनों की लागत। अब हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेते हैं। कुछ सूचना दी गई हैं, निम्न सूचना से समता अंश पूंजी की लागत एवं प्रतिधारित अर्जन की लागत परिकलित कीजिए। दोनों समता अंश पूंजी की लागत, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, दोनों ही हमें ज्ञात करनी है। तो फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर हमें दिया गया है, फेस वैल्यू इक्वल टू 50 रुपीज़। करंट मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर MPS, मार्केट प्राइस पर शेयर, इक्वल टू वो जो है 120 हैं, 120 रुपये हैं। करंट डिविडेंड वो है 7.5 रुपीज़। फ्लोटेशन कॉस्ट, एवरेज ग्रोथ रेट G, ग्रोथ रेट इक्वल टू 6%, और फ्लोटेशन है वो 2%। फ्लोटेशन है वो ₹2 रुपीज़ है। इन सूचनाओं के आधार पर हमें समता अंश पूंजी की लागत और दूसरा जो हमारा है प्रतिधारित अर्जनों की लागत दोनों ही ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम करते हैं KE कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर D1/P0 प्लस G, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा जो फ्लोटेशन रेट है वो हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा। तो जो फ्लोटेशन एवरेज ग्रोथ रेट 6% है हमारी, तो और करंट डिविडेंड D1 इक्वल टू करंट डिविडेंड है 7.5 रुपीज़, और हमारा P0 जो है वो क्या हो जाएगा? नेट प्रोसीड। तो वर्तमान में जो इसका मूल्य है अंश का वो है 120, माइनस इसमें से फ्लोटेशन लेस कर देंगे, प्लस G यानी 0.6, ये हो जाएगा। तो अब इसको सोल्व करेंगे हम, तो हो जाएगा 7.5 डिवाइडेड बाई 198, 7.5 और 1 प्लस G, और ये हो गया 118 प्लस 0.6। तो जो फाइनल आंसर हमारा आएगा वो होगा 12.00.1273, या इसे कह सकते हैं
12.73%। तो ये तो हो गई अपनी समता अंश पूंजी की लागत। अब हम ज्ञात करते हैं कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, के आर इक्वल टू वही फॉर्मूला रहेगा D1 प्लस डिवाइडेड बाई P0 प्लस G। तो यहाँ पर डिविडेंड पर शेयर जो है वो है 7.5, 1 प्लस G 1, यहाँ पर ये जो G है यहाँ 1 प्लस G हो जाएगा, ये 1 प्लस 0.06 डिवाइडेड बाई P0। यहाँ हमें ध्यान रखना है कि फ्लोटेशन या निर्गमन व्यय जो हैं उसे हम यहाँ पर लेस नहीं करेंगे, तो पूरा 120 जो करंट मार्केट प्राइस है 120 वो आएगा, ठीक है, प्लस जो G है हमारा 0.6। तो इस प्रकार हमारा हो जाएगा 7.95 डिवाइडेड बाई 120 प्लस 0. ये एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट जो है हमारी उसे ऐड कर देंगे। तो इस प्रकार जो हमारा फाइनल आंसर होगा 0.12625 इक्वल टू 12.62%। इस तरह हमारा जो KR हैं, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग है, वो हम ज्ञात कर सकते हैं।